हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही अच्छी और एक धमाकेदार क्लास होने वाली है। जल्दी से सभी बच्चे लाइक कर दीजिए। एनडीए को टारगेट लेकर ये क्लास है बेटा, और पीछे आप देख पा रहे हैं धमाकेदार पैरा जंबल की क्लास। पैरा जंबल की सारी ट्रिक एक ही क्लास में। देखिए, आज मैं आपको ये समझिए PQRS एक ही क्लास में फिनिश कराऊंगा। PQRS आप समझते हैं? देखिए, PQRS क्या है, आपके एनडीए में पूछे जाते हैं PQRS, और एनडीए में ये कितने आते हैं ये भी समझिए। ये कभी आते हैं 6 क्वेश्चन, और कभी आते हैं ये 8 क्वेश्चन, और कभी आते हैं 10 क्वेश्चन। तो देखिए, कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन 3 में से एक ऑप्शन आपके पास रहेगा। या तो ये 6 क्वेश्चन आएंगे तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो ये 24 नंबर का हो गया भाई, 24 मार्क्स। अगर 8 क्वेश्चन आए तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो ये 32 मार्क्स का हो गया। अगर 10 क्वेश्चन आए फिर से एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो ये 40 नंबर का हो गया। तो एनडीए में ये 40, 32 और 24 नंबर के ये पूछे जाते हैं। या तो 24 मार्क्स का पूछा जाएगा, या 32 मार्क्स का पूछा जाएगा, या 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो एक ही क्लास में मैं फिनिश कर दूंगा। जल्दी से इसे लाइक भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, शुरू कर देते हैं। आ जाइए भाई। पहले मैं आपको सिखाऊंगा पैरा जंबल का टाइप 1। तो आज हम टाइप्स की बात करेंगे और एक ही क्लास में फिनिश कर देंगे बेटा। जिन बच्चों के पास 2 से ढाई महीने का समय है और एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं तो A4S पर एक सीरीज़ है, संकल्प सीरीज़ के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो नोटिफिकेशंस भी आते रहेंगे। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा एनडीए का सिलेबस अगर आपके पास 2 से ढाई महीने हैं तो घर बैठकर भी क्रैक कर सकते हैं। तो आ जाइए शुरू कर देते हैं। टाइप 1 क्या है पैरा जंबल का? तो देखिए भाई, जब भी आप PQRS सॉल्व करेंगे एनडीए के पेपर में बैठकर, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको सेंटेंस अरेंजमेंट भी कहते हैं, इसे सेंटेंस रिकंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, इसे PQRS के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसे पैरा जंबल के नाम से भी जानते हैं। तो किसी भी तरीके से बोल दीजिए। पहली अप्रोच क्या है, सबसे पहले आपको देखना है फर्स्ट अप्रोच। जब आप पेपर में बैठे हैं तो विद इन अ सेकेंड कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू सॉल्व विद इन अ सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर कैसे सॉल्व करना है। तो समझिए ध्यान से। फर्स्टली यू हैव टू सी, इस पॉइंट को देखिए, फर्स्टली यू हैव टू सी द इंडिपेंडेंट सेंटेंस। सबसे पहले आपको देखना है इंडिपेंडेंट सेंटेंस। अब सवाल ये उठता है कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्या होता है। देखिए, इंडिपेंडेंट सेंटेंस का मतलब होता है जिसे दूसरे सेंटेंस की जरूरत ना पड़े, उसे इंडिपेंडेंट सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, अगर मैं आपसे बोलूं यू आर इंटेलिजेंट, तो ये कंप्लीट आइडिया है, इस सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं है। यू आर इंटेलिजेंट इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं हु इज इंटेलिजेंट, हु इज इंटेलिजेंट, तो हु इज इंटेलिजेंट से शुरू नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, हु इज इंटेलिजेंट के पहले वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड, हम बात कर चुके हैं किसी सेंटेंस की, तभी बोलेंगे हम हु इज इंटेलिजेंट। तो वन थिंग इज क्लियर, हु इज इंटेलिजेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, इसको दूसरे सेंटेंस की जरूरत है, तो ये डिपेंडेंट हो गया। तो वन थिंग इज क्लियर, कोई भी पैसेज स्टार्ट किया जाएगा, कोई भी पैसेज वो शुरू होगा इंडिपेंडेंट सेंटेंस से। तो ये बात नोट बनाते चले, ऐसा नहीं है खाना खाते हुए वीडियो देख रहे हैं तो इसमें आप लिख लें अपनी नोटबुक में कि कोई भी पैसेज है, एनी पैसेज इज स्टार्टेड फ्रॉम द इंडिपेंडेंट सेंटेंस। कोई भी पैसेज शुरू किया जाता है इंडिपेंडेंट सेंटेंस से। पहला पॉइंट याद रखिएगा। अब यहां आ जाइए, मैंने लिखा भी है पैसेज इज स्टार्टेड विद इंडिपेंडेंट सेंटेंस। पहली चीज याद रखिए, पैसेज शुरू किया जाता है इंडिपेंडेंट सेंटेंस से। आ जाइए, इंडिपेंडेंट सेंटेंस कौन से हैं, मैंने 2 एग्जाम्पल यहां पर लिखे हैं। इंडिपेंडेंट सेंटेंस का मतलब है, मैंने बोला यू आर इंटेलिजेंट, अब इस सेंटेंस में किसी दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं है, ये कंप्लीट आइडिया है, और ये कंप्लीट आइडिया है तो ये हो गया इंडिपेंडेंट सेंटेंस। ठीक है, अब आ जाइए डिपेंडेंट सेंटेंस क्या है भाई। डिपेंडेंट में देखिए, किसी ने बोला हु इज इंटेलिजेंट, हु इज इंटेलिजेंट का मतलब क्या है कि कौन इंटेलिजेंट है, यहां इसके पहले कुछ बोलना पड़ेगा। इसका मतलब इस सेंटेंस को किसी दूसरे सेंटेंस की जरूरत है। अगर दूसरे सेंटेंस की जरूरत है तो ये हो गया डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट हो गया। तो पैसेज किससे स्टार्ट होगा, याद रखें, पैसेज स्टार्ट होगा इंडिपेंडेंट से। डिपेंडेंट से सेंटेंस की शुरुआत, पैसेज की शुरुआत नहीं होगी, याद रखें। तो पैसेज
इज स्टार्टेड फ्रॉम इंडिपेंडेंट सेंटेंस, डिपेंडेंट से पैसेज की शुरुआत नहीं की जाती है। तो पहला पॉइंट यही मुझे सिखाना था, मैंने 2 बार बोल दिया, आप समझ जाएं अच्छे से। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 2 क्या पढ़ना है। पॉइंट नंबर 2 क्या है? 1 क्लियर हो गया। 1 में क्या है फिर से समझ लीजिए, पैसेज विल बी स्टार्टेड फ्रॉम इंडिपेंडेंट सेंटेंस। इंडिपेंडेंट का मतलब जिसका आइडिया पूरा हो, जिसे दूसरे सेंटेंस की जरूरत ना पड़े, ठीक है। पैसेज की शुरुआत इंडिपेंडेंट सेंटेंस से की जाएगी। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 2 क्या है? यू हैव टू सी। अब आपको दूसरे नंबर पे क्या देखना है? नाउन एंड प्रोनाउन। मतलब क्या है? पहले किसी व्यक्ति का नाम आएगा, पहले किसी व्यक्ति का नाम आएगा, फिर प्रोनाउन आएगा। तो एक बात साफ हो गई, ये हमारी पहली लाइन होगी, ये हमारी दूसरी लाइन होगी। ऐसा नहीं बोल सकते ही इज इंटेलिजेंट, राम इज अ बॉय, ये गलत है। पहले बोलना पड़ेगा राम इज अ बॉय एंड ही इज इंटेलिजेंट। तो नाम पहले आता है, प्रोनाउन बाद में आता है। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। बड़ा छोटा सा ये एक ट्रिक मान लीजिए, अप्रोच मान लीजिए इसको चाहे। आ जाइए, अब मैं शुरू कर देता हूं। यहां पर पहले किसी का नाम आएगा, तो मैंने यहां लिख भी दिया है। जैसे मान लीजिए कोई राम आया, ठीक है, तो पहले किसी का नाम आएगा। जैसे राम के लिए क्या है? ही आ जाएगा, ही सेकंड नंबर पे आएगा, पहले राम आएगा। सीता पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे शी का यूज होगा। पहले बॉयज की बात होगी तभी बोलेंगे दे, पहले पेन की बात होगी तब बोलेंगे दिस पेन, पहले बॉयज की बात होगी तभी बोलेंगे दीज बॉयज। तो वन थिंग इज क्लियर, ये पहला सेंटेंस है और ये दूसरा सेंटेंस है, ये बात याद रखें। अच्छा, एक चीज और भी है, प्रॉपर नाउन पहले आते हैं जैसे राम, कॉमन नाउन बाद में आते हैं। तो बॉय क्या है? बॉय इज द कॉमन नाउन ओवर हियर। तो फर्स्टली वी हैव टू यूज, किसी का नाम यूज करना है, सेकेंडली वी हैव टू यूज कॉमन नाउन। ये भी एक अप्रोच आप याद रख सकते हैं, या इसे लॉजिक समझ लीजिए, या फिर इसे आप एक ट्रिक समझ लीजिए, ठीक है। आ जाइए भाई, अब आपके सामने ये क्वेश्चन है और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। एक बार मैं देख भी लूँ कितने हैं। तो एक ही क्लास में मुझे फिनिश करने हैं, तो एक ही क्लास में आपको मैं फिनिश करके दिखाऊंगा। तो फटाफट इसमें देख लीजिए क्या होगा आंसर। तो इस तरीके से पेपर में आपको दिया जाएगा, इस तरीके से पेपर में आपको दिया जाएगा। ध्यान रखिए, इसको कहते हैं पैरा जंबल। एनडीए के अंदर ये कितने नंबर के आएंगे? आई जस्ट टोल्ड यू, अभी मैंने बताया। अगर मान लीजिए 6 क्वेश्चन आते हैं तो ईच क्वेश्चन हैज 4 मार्क्स, तो आप बोल सकते हैं 24 मार्क्स, ठीक है, 24 नंबर के, ठीक है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है एनडीए में इंग्लिश का। अगर मान लीजिए 8 क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, मल्टीप्लाई करेंगे 32 मार्क्स हो जाएगा। अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन आते हैं ऐसे, अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 40 मार्क्स का हो जाएगा। बड़ी आसानी से 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। 2 चीजें याद रखनी है, फर्स्टली यू हैव टू सी इंडिपेंडेंट सेंटेंस से पैसेज की शुरुआत होगी। सेकेंडली यू हैव टू सी, पहले नाउन आएगा देन प्रोनाउन आएगा। देखिए पढ़िए, जहां 1 लिखा है ये हमारी पहले से ही फर्स्ट लाइन होती है, तो यहाँ फर्स्ट लाइन आप लिख सकते हैं। और जहां पर 6 लिखा है ये हमेशा लास्ट लाइन आपको कंसीडर करनी है। तो वेयर इज द 1 यू हैव टू कंसीडर फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पैसेज, वेयर इज द 6 यू हैव टू कंसीडर लास्ट लाइन ऑफ दिस पैसेज। क्लियर? अगर 1 लिखा है तो पहली लाइन पहले से फिक्स है, और 6 लिखा है तो वो लास्ट लाइन पहले से फिक्स है। बिखरा हुआ कौन है? PQRS। तो इस चीज में आपको कैसे पढ़ना है? फर्स्टली यू हैव टू सी द इंडिपेंडेंट सेंटेंस। अब इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं मिल रहा है तो नाउन प्रोनाउन आप देख सकते हैं। तो देखिए समझिए बात को, यहां पर मुझे सोहन दिख रहा है और सोहन के लिए मुझे ही का यूज दिख रहा है 2 जगह, ठीक है। एक यहां पर ही का यूज हुआ है और एक यहां पर ही का यूज हुआ है। वन थिंग इज क्लियर, पहले किसी व्यक्ति का नाम आता है, पहले किसी व्यक्ति का नाम आता है और फिर आता है प्रोनाउन। तो वन थिंग इज क्लियर, पहले सोहन आएगा, सोहन आएगा, सोहन के बाद ही का यूज होगा। एक बात साफ हो गई, सोहन के लिए ही का यूज हुआ है। अब ही 2 जगह है ना। अगर हम बोले कि 1 के बाद, ये 1 में है, सोहन किस में है? 1 में है, तो मैं यहाँ 1 लिख देता हूं। 1 के बाद आपको R लेना है या S लेना है, क्योंकि ही 2 जगह है। तो अब यहाँ पर 2 ऑप्शन बन रहे हैं कि 1 के बाद R का यूज करें या S का यूज करें। अब इन दिस कंडीशन यू हैव टू रीड द पैसेज केयरफुली। ऐसी कंडीशन में पैसेज को पढ़ना होगा। तो हम पढ़ेंगे, इट वॉज 9 o'clock इन द इवनिंग, शाम में 9 बजे का समय था, एंड सोहन वॉज रीडिंग, सोहन पढ़ रहा था। अब मैं आर को पढ़ता हूं, सडनली ही हियर्ड फेंट नॉइजेस, उसने अचानक से सुना। या ऐसे पढ़ूं, व्हेन ही वेंट टू हिज बेडरूम। तो देखिए एस वाला यहाँ पर मीनिंगफुल नहीं है, 1 के बाद हम एस नहीं रख सकते, 1 के बाद क्या रखेंगे? आर। अब 1 के बाद आर आएगा, पहली चीज हमें पता चल गई बेटा। तो 1 पहली लाइन पहले से ही है,
इसका मतलब क्या है, पैसेज विल बी स्टार्टेड फ्रॉम आर, पैसेज की शुरुआत आर से की जाएगी। अब आर किस ऑप्शन में है, दैट इज योर आंसर। देखिए यू आर लकी देयर इज ओनली वन ऑप्शन ओवर हेयर, यू आर लकी देयर इज ओनली वन ऑप्शन ओवर हेयर, यहाँ पर एक ही ऑप्शन है आर से स्टार्टिंग। देखिए इसमें आर नहीं है, हटा दो, इसमें आर नहीं है, हटा दो, इसमें आर है, रोक लेते हैं, इसमें आर नहीं है, हटा दो। देयर इज ओनली वन ऑप्शन ओवर हेयर, सी इज द राइट आंसर। तो यू आर लकी, कभी क्या होगा कि सभी ऑप्शन एक जैसे होंगे, ठीक है। तो वन थिंग इज क्लियर, अभी हमारा टाइप 1 है। टाइप 1 क्या है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस या नाउन प्रोनाउन, दो चीजें देखनी है। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पर, मैंने इसे एलैबोरेट भी कर दिया है कि अगर सोहन दिया है तो उसके लिए ही यहां पर हमने जोड़ दिया है, और एक चीज और भी जोड़ सकते थे, हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ी। ये दे का यूज किसी प्लूरल के लिए होगा। वन थिंग इज क्लियर, अगर दे आ रहा है तो इसके पहले कहीं ना कहीं प्लूरल की बात हुई है, तभी हम दे का यूज करेंगे। भाई दे कैसे आएगा जब यहां प्लूरल होगा। तो आंट्स क्या है, दे, आंट्स क्या है, प्लूरल, तभी तो दे का यूज हुआ। तो एक बात साफ होगी, क्यू से एंड भी होना चाहिए, है ना, क्यू से एंड भी होना चाहिए, आर से स्टार्टिंग भी होना चाहिए। किस ऑप्शन में दो चीजें फुलफिल होंगी, आर से स्टार्टिंग, क्यू से एंड, सी इज द राइट आंसर ओवर हियर, यहां पर सी आंसर हो जाएगा। तो पहला टाइप हमें यही याद रखना है बेटा। फिर से क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से फटाफट बताइए क्या होगा आंसर। अब इसमें फिर से अगर हम देखें तो इसमें क्या लिखा है, गुरु इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, गुरु इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, तो गुरु दिया है, ठीक है, यहां पर गुरु दिया है, गुरु इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो वन थिंग इज क्लियर, गुरु के लिए कहीं ना कहीं प्रोनाउन तो यूज हुआ होगा। अब गुरु के लिए ही, शी, इट, दे, इनमें से कुछ होगा, इट तो नहीं आएगा, इट तो नॉन लिविंग के लिए आता है बेटा। अब गुरु है तो गुरु के लिए ही का यूज यहां पर हुआ है। तो वन थिंग इज क्लियर, वन के बाद एस होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, वन तो पहले से ही फर्स्ट लाइन है, तो एस से स्टार्ट होने वाला, दैट इज योर आंसर। जो एस से स्टार्ट होगा वो आंसर हो जाएगा, और एस से स्टार्ट होने वाला, देयर इज ओनली वन ऑप्शन ओवर हियर, सी इज द राइट आंसर। तो बड़ा आसान है, विद इन अ सेकंड यू कैन इजीली सॉल्व। सी आंसर है, बिल्कुल लिखा है, इलेबोरेट मैं कर दूं। गुरु को जोड़ा है इस ही से, वन पहली लाइन है, वन प्लस एस मतलब एस से स्टार्टिंग होना चाहिए, क्योंकि वन तो हमारी पहली लाइन फिक्स होती है और 6 हमारी लास्ट लाइन फिक्स होती है। तो सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट, फिर से क्वेश्चन आपके सामने है, जरा पढ़ेंगे। राम इज ए स्टूडेंट, राम इज ए स्टूडेंट, राम इज ए स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन, राम मेडिसिन का छात्र है। उसके बाद देखिए राम के लिए ही का यूज काफी जगह हुआ है, एक यहां पर हुआ है, एक यहां पर हुआ है, एक यहां पर हुआ है, दो जगह ही आया है। तो वन थिंग इज क्लियर, राम के लिए ही का यूज हुआ है। तो मैंने क्या बोला, पहले किसी व्यक्ति का नाम आएगा फिर प्रोनाउन आएगा, पहले किसी व्यक्ति का नाम आएगा फिर प्रोनाउन आएगा। तो वन थिंग इज क्लियर, राम के लिए ही। अब इस कंडीशन में हम पढ़ लेते हैं, राम इज ए स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन, ही इज डूइंग रिसर्च इन कैंसर, ये होना चाहिए। ही हैज ऑलरेडी डन वेरी, ये तो नहीं होगा। मतलब वन थिंग इज क्लियर, वन के बाद एस नहीं आ सकता, तो वन के बाद आर कंफर्म है, तो मैं यहां लिख देता हूं 1 प्लस आर। इसका मतलब ये हुआ जो आर से स्टार्ट होगा दैट इज योर आंसर। तो आर से, ये तो एस से स्टार्ट है तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये क्यू से स्टार्ट है ये आंसर नहीं हो सकता। अब आर के दो ऑप्शन है, एक यहां पर ऑप्शन है, एक यहां पर ऑप्शन है। ऐसी कंडीशन में और भी चीजें देखी जाती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला, मान लीजिए कहीं ऐसे लिखा है दिस पेन, अगर कहीं लिखा है दिस पेन तो इसका मतलब क्या है, इस सेंटेंस के पहले हम पेन का डिस्कशन कर चुके हैं तभी बोलेंगे दिस पेन। अगर कहीं लिखा है दिस एडिक्शन, दिस एडिक्शन, तो वन थिंग इज क्लियर, दिस एडिक्शन अगर मैं यहां लिख दूं दिस एडिक्शन, तो इसका मतलब एडिक्शन की बात पहले हो चुकी होगी। तो दिस एडिक्शन अगर लिखा है तो एडिक्ट किस ऑप्शन में डिस्कस हुआ है, पहले वो आएगा, उसके बाद दिस एडिक्शन होगा। तो वन थिंग इज क्लियर, मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर एडिक्शन की बात मुझे अभी दिखी थी, एडिक्शन यहाँ पर है। बट ऑफ लेट ही हैज बिकम अ ड्रग एडिक्ट, अब बोलेंगे दिस एडिक्शन। तो एक बात समझ आ गई, क्यू के बाद हमें 6 चाहिए, दैट इज योर आंसर। तो क्यू के बाद 6 तो लास्ट लाइन है, तो क्यू से एंड होना चाहिए। अब दो चीजें हो गई, क्यू से एंड, आर से स्टार्टिंग। किस ऑप्शन है, क्यू से एंड, आर से स्टार्टिंग, क्यू से एंड नहीं है, हटा दो। क्यू से एंड होना चाहिए, आर से स्टार्टिंग होना चाहिए, ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। तो यहां आपका ए हो जाएगा। विद इन अ सेकेंड यू कैन इजीली सॉल्व। एक बार चेक कर लेते हैं, ए बिल्कुल ठीक है, ए आंसर है। कैसे कैसे जोड़ा है, राम के लिए ही का यूज आर में हुआ था तो 1 प्लस आर हो गया। उसके बाद यहाँ एडिक्ट था, तभी हम बात करेंगे दिस एडिक्शन की,
तो यहां पर हो गया Q+6, ठीक है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर से देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें देखिए बड़ा आसान है ये, है या ही से स्टार्ट नहीं हो सकता, ही से पहली लाइन हो ही नहीं सकती, ही से पहली लाइन नहीं हो सकती, एंड से पहली लाइन नहीं हो सकती, किसी नाम से पहली लाइन होगी। वन थिंग इज क्लियर, सी से स्टार्ट होने वाला आंसर है, तो ये तो आप ऐसे ही कर लोगे। सी का एक ही ऑप्शन है, देयर इज ओनली वन ऑप्शन ओवर हियर, सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर सी का एक ही ऑप्शन है, दैट्स वाई बी इज द राइट आंसर। तो बी आंसर हो जाएगा। भाई पहली लाइन ही नहीं हो सकता और पहली लाइन एंड भी नहीं हो सकता। तो पैसेज विल बी स्टार्टेड फ्रॉम एनी नेम, किसी व्यक्ति के नाम से स्टार्ट होगा। मिस्टर सैटरवेट किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है, तो सी से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन था, बी इज द राइट आंसर। यहाँ चेक भी करेंगे, मिस्टर सैटरवेट एक ही ऑप्शन था, उसके बाद ही का यूज हुआ तो C+B का पेयर बन गया था। पहले किसी व्यक्ति का नाम आएगा, नाउन, फिर प्रोनाउन आएगा। अभी बताया था पहले किसी व्यक्ति का नाम आएगा फिर प्रोनाउन आएगा। और फर्स्ट लाइन सी है जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्या है। भाई अगर मैं ही से बोलूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट बिफोर दिस सेंटेंस, इसके पहले हम पहले से बात कर चुके हैं। अगर मैं बी को आंसर दूं तो बी पहली लाइन नहीं हो सकती। भाई ये क्या है, ही हैड नॉट सीन, इसका मतलब क्या है, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट बिफोर दिस सेंटेंस, दैट्स व्हाई बी इज नॉट अ स्टार्टिंग ना, बी से स्टार्ट नहीं कर सकते। और एंड नाउ ही हैज, एंड क्या, इसके पहले डिस्कशन हुआ होगा, तो डी इज नॉट अ फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पैसेज। तो वन थिंग इज क्लियर, सी इज द फर्स्ट लाइन बिकॉज सी इज द इंडिपेंडेंट सेंटेंस ओवर हियर, दैट्स व्हाई सी इज द राइट। तो सी से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने है, देखो बड़ा आसान है। देखिए फिर से बोल रहा हूं, या तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस देख लीजिए या नाउन प्रोनाउन देख लीजिए, दोनों लगाइए, आराम से बनते हैं। अगर 10 हैं तो 8 ठीक हो जाते हैं मेरे बच्चे। अब आ जाइए, अगर मैं बोलूं एंड कंटिन्यू, ये पहली लाइन नहीं हो सकती पैसेज की, तो बी से स्टार्ट नहीं होगा। अ सिग्निफिकेंट पीरियड, ये पहली लाइन नहीं हो सकती। दैट कमेंस्ड, ये पहली लाइन नहीं हो सकती। तो पहली लाइन क्या है, पढ़िए, पहली लाइन होगा द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिनोट्स, तो दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पैसेज, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिनोट्स। तो ए से स्टार्ट होने वाला, दैट इज योर आंसर। ए से स्टार्ट होने वाले कितने ऑप्शन है आप चेक कर लेंगे, तो ए से स्टार्ट होने वाले 2 ऑप्शन है, एक बी है और एक सी है। तो वन थिंग इज क्लियर, ए आंसर नहीं है और डी भी आंसर नहीं है। तो एक बात समझ आती है भाई मुझे यहाँ, एक चीज स्पीड में अगर पढ़ते हो तो इन चीजों को भी ध्यान रखा करो। पहले 18 आता है फिर 19 आता है। भाई पहले 18th सेंचुरी की बात होगी तभी तो 19th सेंचुरी की बात होगी। तो पहले क्या होगा, पहले डी होगा फिर बी होगा, पहले डी होगा फिर बी होगा। तो एक चीज और मिल गई, डी प्लस बी का पेयर होना चाहिए। तो डी प्लस बी का पेयर ये है और ए से स्टार्टिंग होनी चाहिए, ठीक। डी प्लस बी का पेयर नहीं है इसमें, तो इसका मतलब सी आंसर नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। डी प्लस बी का पेयर, ए से स्टार्टिंग, तो बी आपका सही आंसर है यहाँ पर। तो विद इन अ सेकेंड कर सकते हैं भाई, बिल्कुल ठीक है, बी आंसर है। पहले 18 आएगा फिर 19, तो पेयर बन गया डी प्लस बी का। ए इज द इंडिपेंडेंट सेंटेंस ओवर हियर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पैसेज बड़ा आसान है, 1 सेकंड में सॉल्व हो सकता है। 1 सेकंड में कैसे भाई, इट रेगुलेट्स, ये पहली लाइन नहीं हो सकती क्योंकि प्रोनाउन से पैसेज की शुरुआत नहीं की जाती है। एनी पैसेज इज नॉट स्टार्टेड विद प्रोनाउन। इट ओनली रिक्वायर्स, ये पहली लाइन नहीं हो सकती। इट रेगुलेट्स, ये पहली लाइन नहीं हो सकती। पहली लाइन क्या है, सी इज द इंडिपेंडेंट सेंटेंस। इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, द फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ योगा कैन बी एंजॉयड फॉर अ लाइफ टाइम विदाउट रिस्क और इंजरी। दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पैसेज। सी से स्टार्ट होने वाला आंसर होगा, सी का एक ही ऑप्शन में, बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। ध्यान रखिए, किसी प्रोनाउन से पैसेज की शुरुआत नहीं होती, किसी के नाम से होती है या इंडिपेंडेंट सेंटेंस से होती है। तो इट रेगुलेट्स अगर आप बोलोगे तो इसका मतलब क्या है, किसको रेगुलेट करता है। इसके पहले कोई रेगुलेट करने की डिस्कशन हुआ है तो ये पहली लाइन हो ही नहीं सकती। इट ओनली रिक्वायर्स, क्या रिक्वायर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बिफोर दिस सेंटेंस, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पैसेज। इट रेगुलेट्स द रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या हुआ, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट बिफोर दिस सेंटेंस, ये फर्स्ट लाइन नहीं है, सी इज द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पैसेज, दैट्स व्हाई आंसर इज बी ओवर हियर। तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ लिखा भी है बी इज द राइट आंसर, फर्स्ट लाइन सी इज द इंडिपेंडेंट सेंटेंस ओवर हियर। आ जाइए, नेक्स्ट सेंटेंस बड़ा आसान है, इसे तो आप ऐसे भी कर लोगे, है आसान है। देखिए कुछ नहीं करना, एंड से स्टार्ट नहीं हो सकता पैसेज, ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखो। हर स्पेक्टिकल अगर दिया है, मान लीजिए
हर दिया है तो लेडी की बात हुई होगी पहले, अगर हर दिया है तो इसके पहले कहीं ना कहीं लेडी की बात हुई होगी, तो पेयर बनाना सीख लीजिए। तो पेयर कहाँ है? अब ग्रैंड मदर के लिए लेडी एक ही शब्द है ग्रैंड मदर, मतलब बी प्लस ई का पेयर बन गया। मैं यहां लिख लेता हूं बी प्लस ई का पेयर बन गया। तो बी प्लस ई इसमें नहीं है, हटा दो। बी प्लस ई है, अभी रोक लेते हैं, चारों ऑप्शन देखने हैं। बी प्लस ई है, रोक लेते हैं, बी प्लस ई है, रोक लेते हैं, तो 3 ऑप्शन बचे। अब इसमें एक चीज है कि इसे पढ़ के भी देखो, द ग्रैंड मदर कुडंट फाइंड हर स्पेक्टिकल्स बिकॉज शी हैड प्लेस्ड दैम। मतलब वन थिंग इज क्लियर, ई के बाद डी होना चाहिए, ई के बाद डी भी होना चाहिए। तो ई के बाद डी, ई के बाद डी मतलब बीईडी होना चाहिए। तो शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत तो बी से होगी ना। पहला सेंटेंस क्या होना चाहिए? बिकॉज पैसेज विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द इंडिपेंडेंट सेंटेंस। अब इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्या है? बी, तो बी से शुरू होने वाले, पहला ऑप्शन तो कट गया था, तो बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। बी से शुरू होने वाले 2 ऑप्शन है, ए नहीं था आंसर, तो क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो बड़ा आसान है, पढ़ के भी कर सकते थे इसको। बी इज द राइट आंसर, बी इज द इंडिपेंडेंट सेंटेंस। पेयर क्या बनेगा? द ग्रैंड मदर नाउन है, हर स्पेक्टिकल्स प्रोनाउन हो गया, तो नाउन प्लस प्रोनाउन, तो बी प्लस ई का पेयर बन गया। बी इज द इंडिपेंडेंट सेंटेंस ओवर हियर, दैट्स व्हाई आंसर इज बी ओवर हियर। नेक्स्ट, बड़ा आसान है, बन गया, देखने के साथ बन गया। ये छोटी छोटी ट्रिक्स याद रखो, पहले इंडिपेंडेंट सेंटेंस फिर नाउन प्रोनाउन, 2 चीजें। ये टाइप 1 चल रहा है। दिस फिगर, अभी मैंने बताया था, अगर मान लीजिए कहीं दिस पेन की बात हो चुकी है इसका मतलब पेन का डिस्कशन पहले हो चुका है, तभी तो बोलेंगे दिस पेन। इसका मतलब दिस फिगर की बात हो चुकी है, तो फिगर की बात कहीं ना कहीं हो चुकी है, तभी तो बोलेंगे दिस फिगर। तो वन थिंग इज क्लियर, दिस फिगर इज प्रिडिक्टेड टू क्लेम एज द परसेंटेज ऑफ अमेरिकन्स रिजाइडिंग इन रूरल एरियाज फॉल्स बाय एन एवरेज 1.6 एनुअली। और सी में लिखा है व्हाइल 82% ऑफ अमेरिकन्स लिव इन अर्बन सेटिंग्स, ओनली 30% ऑफ इंडियंस डू सो। तो वन थिंग इज क्लियर, यहां पर फिगर दिया है, यहां पर दिस फिगर बोला है, तो एक बात समझ आ गई, सी प्लस ए का पेयर बन गया। पहले फिगर की बात होगी तभी तो दिस फिगर बोलेंगे, तो सी प्लस ए का पेयर बन गया। आप सबसे पहले ये देखो, सी प्लस ए इसमें नहीं है, हटा दो, इसमें नहीं है, हटा दो, इसमें है, रोक लो, इसमें नहीं है, हटा दो, तो सी इज द राइट आंसर। तो आपको क्या करना है? फर्स्टली यू हैव टू मेक द पेयर, पेयर बनाने हैं। और पेयर कैसे बनेंगे? नाउन प्लस प्रोनाउन से। पेयर कैसे बनेंगे? इंडेफिनिट इंडिपेंडेंट सेंटेंस से, क्योंकि ऑल पैसेज, जितने भी पैसेज हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंस से ही शुरू किए जाते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल ठीक है, सी आंसर है। और पेयर भी बन रहा है, बी इज द इंडिपेंडेंट सेंटेंस। सी प्लस ए क्यों आया? क्योंकि दिस फिगर की बात हुई है, फिर सी के अंदर 82% करके फिगर दिया है, तो एक पेयर बन गया सी प्लस ए का। डी प्लस सी का पेयर भी बन रहा है, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये था हमारा टाइप 1। और टाइप 1 क्या है? 2 चीजें सीखी टाइप 1 में। टाइप 1 में सीखा आपने पैसेज विल बी स्टार्टेड फ्रॉम इंडिपेंडेंट सेंटेंस, और दूसरा पॉइंट सीखा नाउन प्लस प्रोनाउन। अब ये हमारा टाइप 2 है। आ जाइए टाइप 2 चेक करते हैं क्या है ये। देखिए टाइप 2 क्या कहता है, अगर आपको किसी भी पैसेज के अंदर 3 शब्द मिल जाएं, रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं इनको, हु विच दैट। बेटा समझिए, हु विच और दैट, इनका नाम होता है इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा, एक नाम और भी है इनका, एक नाम और भी है, एंटीसीडेंट भी कहते हैं। बेटा लिख भी लेना, नोट्स भी बना लेना, एंटीसीडेंट। तो हु इज दैट को हम रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं और एंटीसीडेंट के नाम से भी जानते हैं। याद रखिए, इफ यू गॉट हु विच दैट इन एनी पैसेज, अगर आपको मिलता है हु विच दैट, तो ध्यान रखिए हु विच दैट के जस्ट बिफोर यू हैव टू चेक व्हाट हैज बीन गिवन। या तो नाउन दिया होगा या प्रोनाउन दिया होगा, और हु विच दैट के बाद वर्ब दी होगी, दिस वर्ब अकॉर्डिंग टू द दिस नाउन प्रोनाउन। तो वन थिंग इज क्लियर, बोथ साइड्स ऑफ हु विच दैट शुड बी सेम। इसका मतलब ये है, अगर ये नाउन प्रोनाउन सिंगुलर है तो वन थिंग इज क्लियर, आफ्टर हु विच दैट वी नीड सिंगुलर। मान लीजिए ये नाउन प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में है, तो वन थिंग इज क्लियर, आफ्टर हु विच दैट वर्ब भी किस फॉर्म में रहेगी? प्लूरल फॉर्म में। तो वन थिंग इज क्लियर, जैसा हु विच दैट के पहले होगा वैसा ही हु विच दैट के बाद होगा, क्योंकि सब्जेक्ट कंसीडर होता है ये वाला नाउन प्रोनाउन, इसी की अकॉर्डिंग ये वर्ब होती है। तो एक मैंने सेंटेंस लिखा है और लिख भी दिया है, पढ़ लीजिए। वर्ब अकॉर्डिंग टू द नाउन ऑफ प्रोनाउन, वर्ब होगी अकॉर्डिंग टू द नाउन ऑफ प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब होगी। अब एक सेंटेंस लिखा है, इट इज आई
हु एम इंटेलिजेंट। देखिए ये एम क्यों आया, अच्छा तो लग रहा होगा हु इज इंटेलिजेंट, लेकिन मैंने क्या सिखाया, अगर कहीं हु विच दैट ये तीन शब्द मिल जाएं, इफ यू गॉट हु विच दैट, तो फर्स्टली यू हैव टू चेक बिफोर हु विच दैट व्हाट हैज बीन गिवन, क्या दिया गया है, I always takes M, that's why M is the right over here. There is no mistake in this sentence. This sentence is correct over here. It is I who am intelligent. This is the right sentence. कुछ is लगाएंगे, अच्छा लग रहा है जी is, लेकिन ग्रामर क्या कहता है, जो who is that के पहले दिया होता है वही सेंटेंस का सब्जेक्ट कंसीडर होता है, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज होता है। That's why answer is it is I who am intelligent. अब आ जाइए पैसेज आपके सामने, बड़ा अच्छा सा पैसेज है, कर भी सकते हो। अब हिज फादर तो पहली लाइन फिक्स है, उसके बाद बिखरा हुआ कौन है, PQRS। तो इसमें आपको एक बात देखनी है बेटा, हु दिया है ना, हु दिया है, तो यहाँ चेक कीजिए हु के बाद वॉज दिया है बेटा। तो एक बात साफ हो गई, हु के पहले जो भी नाउन होगा या प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर होगा। कैसा होगा वो, सिंगुलर। क्यों, क्योंकि यहाँ वॉज दिया है। अगर यहाँ वर होता WERE तो इधर प्लूरल होता। तो अब हमें पता चल गया हु इज दैट की दोनों साइड एक जैसी होनी है। तो अगर यहाँ हु के बाद वॉज सिंगुलर दिया है, तो हु के पहले ऐसा कौन सा लाइन रखें कि सिंगुलर ही आ जाए, तो पेयर बन जाएगा। तो हु के पहले हिज फादर को अगर आप रख देंगे, यहाँ हिज फादर को अगर रख दें तो हिज फादर सिंगुलर भी है, सिंगुलर भी है, और वॉज उसकी जगह ठीक भी है, क्योंकि सिंगुलर सिंगुलर दोनों साइड हो गया ना, वर्ब सिंगुलर और नाउन प्रोनाउन भी सिंगुलर। तो वन थिंग इज क्लियर, क्या होना चाहिए, आर से शुरू होने वाला, दैट इज योर आंसर। और देयर इज ओनली वन ऑप्शन ओवर हियर, ये आर से स्टार्ट नहीं है, ये आर से स्टार्ट है, रुक जाते हैं, चार ऑप्शन देखेंगे। ये पी से स्टार्ट है, दिस इज नॉट आंसर ओवर हियर। ये क्यू से स्टार्ट है, दिस इज नॉट द आंसर ओवर हियर। दैट्स व्हाई आंसर इज बी, देयर इज ओनली वन ऑप्शन, आर से शुरू होने वाला, बी आपका आंसर हो गया। विद इन अ सेकेंड यू कैन इजिली सॉल्व। याद रखें हु विच दैट, तो आंसर हो जाएगा बी। एक बार चेक करें, मैंने बी दिया है, बिल्कुल ठीक है, बी आंसर है, मैंने यहां लिख दिया है, आंसर हो गया बी। आ जाइए नेक्स्ट पर। अब लिखा है द डॉक्टर डिड नॉट लाइक द बिहेवियर, द डॉक्टर इज द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पैसेज। पी में लिखा है डिड नॉट लाइक द बिहेवियर ऑफ द पेशेंट्स। क्यू में लिखा है हु वॉज वेरी कॉम्पिटेंट इन हिज प्रोफेशन। आर में लिखा है व्हेन दे टॉक्ड एट लेंथ। एस में लिखा है अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। देयर आर 4 ऑप्शंस, you have to choose one, you have to make the meaningful passage, एक meaningful passage बनाना है। one thing is clear, the doctor से passage start होगा। तो मुझे यहाँ पर who is that में से क्या दिख रहा है, who। अब बताइए was क्या है, singular है, who क्या है, वही सर relative pronoun who, which, that, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो one thing is clear, अगर who is that के बाद singular है तो इधर जो noun आएगा वो singular होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी लाइन रखें इस क्यू के पहले जो यहाँ पर सिंगुलर आ जाए। तो देखिए एक बात और याद रखना, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है और एडिशनल भी नहीं है, ऑलरेडी यू नो, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हु का यूज किसी लिविंग थिंग के लिए करते हैं, और लिविंग थिंग तो गधा भी होता है लेकिन उसके लिए नहीं करते, ठीक। हु का यूज पर्सन के लिए करते हैं, पीपल के लिए। एक बात याद रखना, हु का यूज लिविंग थिंग के लिए करते हैं, लिविंग थिंग के लिए, हु का यूज लिविंग थिंग के लिए करते हैं, लेकिन लिविंग थिंग किसका, वो पीपल होना चाहिए, वो एक इंसान होना चाहिए, उसके लिए हु का यूज करते हैं। एक बात याद रखिए, तो द डॉक्टर इंसान भी है और सिंगुलर भी है। तो एक बात कंफर्म हो गया बेटा, इसका मतलब ये हुआ, ये तो पहली लाइन पहले से फिक्स है, तो क्यू से स्टार्ट होने वाला, दैट इज योर आंसर। अब हम चेक करेंगे क्यू से स्टार्ट होने वाले कितने ऑप्शन है। बेटा यहाँ आर से स्टार्ट है, ये आंसर नहीं है, यहाँ एस से स्टार्ट है, ये आंसर नहीं है, यहाँ पी से स्टार्ट है, ये आंसर नहीं है, क्यू से स्टार्ट होने वाला एक यही ऑप्शन है, सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। तो सी आपका सही आंसर है, क्यू से स्टार्ट होने वाला सिर्फ सी है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लो, आंसर सी लिखा है यहाँ पर। आ जाइए नेक्स्ट। एवरीवन एक्नॉलेजेस व्हेन ही कंसीडर दिस केस कामली, हु नोज यू, इस तरीके से दिया है। बेटा एक बात तो साफ हो रही है यहाँ कि हु के बाद नोज दिया है। अब जिस वर्ब में एस और ईएस होता है वो सिंगुलर कंसीडर होती है। तो वन थिंग इज क्लियर, यहां से आ गया हु इज दैट, यहां से आ गया हु इज दैट। आपको पता है हु इज दैट के बाद अगर सिंगुलर है तो हु इज दैट के पहले भी सिंगुलर होना चाहिए। तो वन थिंग इज क्लियर, सिंगुलर क्या है, एवरीवन को हमेशा सिंगुलर माना गया है। एक बात याद रखिएगा, बिकॉज एवरीवन ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, देयर इज नो एक्सेप्शनल केस इन एंटायर इंग्लिश। फिर से सुन लीजिए, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, these words always take singular verb.
देयर इज नो एक्सेप्शनल केस इन एंटायर इंग्लिश, कोई अपवाद नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, पूरी इंग्लिश में ये वर्ड सिंगुलर ही होते हैं। तो दैट्स वाई वी नीड एवरीवन के बाद आर चाहिए। अब आर से स्टार्ट होने वाले कितने ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, हमें पढ़ लेना है। एवरीवन हु नोज यू दैट यू हैव बीन रॉन्ग्ड, ये होना चाहिए। क्या आर के बाद एस होना चाहिए या आर के बाद पी होना चाहिए? तो देखिए ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा, पैसेज को ना रीड करना होता है, ठीक है। अगर आप चेक करें तो इसका आंसर हो जाएगा एवरीवन एक्नॉलेज व्हेन ही कंसीडर दिस केस कामली हु नोज यू दैट यू हैव बीन रॉन्ग्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगर पढ़ के देखेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पढ़कर भी देखना होगा, तो ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्योंकि सेंटेंस क्या होना चाहिए, पैसेज क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। एक बार चेक करो, ए दिया है, बिल्कुल ठीक है। अब आ जाइए, नेक्स्ट पैसेज है, जल्दी से इसे आप सॉल्व करके देखेंगे क्या है इसमें। जल्दी फटाफट सॉल्व करके देखें और इसे पढ़ें। देखिए वी आर प्राउड दैट, ये तो हमारी फर्स्ट लाइन है, वी आर प्राउड दैट। पी में दिया है एज अवर चीफ गेस्ट, क्यू में दिया है अवर मोहन, आर में दिया है इज अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, एस में दिया है हु इज प्रेसिडिंग ओवर टुडेज पार्टी। देयर आर 4 ऑप्शंस। देखिए हु दिया है, अब हु के बाद जो इज है वो हमारी सिंगुलर है, और हु विच दैट में से कोई भी एक आ गया, हु विच दैट। तो याद रखिएगा हु विच दैट के बाद सिंगुलर है तो हु विच दैट के पहले भी सिंगुलर ही होगा। तो ऐसी कौन सी लाइन रखें हैं जो सिंगुलर में आ जाए, ऐसी कौन सी लाइन रखें जो सिंगुलर में आ जाए हु के पहले। तो वन थिंग इसके लिए अगर हम बात करें तो सिंगुलर के लिए और पर्सन भी चाहिए, क्योंकि हु का यूज किसके लिए होगा, हु इज यूज फॉर पीपल। अब पीपल के लिए यूज होगा तो अवर मोहन के लिए हम यूज कर सकते हैं। दैट्स वाई क्यू प्लस एस चाहिए, और क्यू प्लस एस किस ऑप्शन में, क्यू के बाद एस नहीं है हटा दो, क्यू के बाद एस नहीं है हटा दो, क्यू के बाद एस तो है लेकिन पी से स्टार्ट नहीं होगा, दैट्स वाई हटा दो। क्यू के बाद एस है, क्यू से स्टार्ट होगा, ए इज द राइट आंसर। क्योंकि क्या होना चाहिए, पैसेज शुड बी मीनिंगफुल, पैसेज मीनिंगफुल ए से है, ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। एक बार चेक करेंगे, ए आंसर है, बिल्कुल ठीक। आ जाइए नेक्स्ट, पढ़िए जल्दी से क्या है। बड़ा आसान है और आप कर सकते हैं बड़े आराम से। जल्दी से फटाफट बताइए आंसर क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या है, पी में लिखा है whenever she heard the question the old man, क्यू में लिखा आंसर्ड, आर में लिखा है who lived in that house, और एस में लिखा है that the earth is flat। वन थिंग इज क्लियर, who लिखा है बेटा, who is that के बाद जो वर्ब है उसे चेक करते हैं, लेकिन lived LIVED ये सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म ना सिंगुलर होती है ना प्लूरल फॉर्म में होती है। तो दूसरा पॉइंट मैंने क्या सिखाया, हु के पहले जो भी आएगा वो पीपल फॉर्म में होगा, पर्सन होगा और लिविंग थिंग होगा। तो ऐसा कौन सा रखें जो लिविंग थिंग आ जाए, ओल्ड मैन को ही रख सकते हैं। तो एक बात कंफर्म हो गया, पी प्लस आर चाहिए तभी तो यहाँ ओल्ड मैन आएगा। तो ओल्ड मैन आएगा तो पी प्लस आर किस ऑप्शन में, इसमें है, रुक जाते हैं, इसमें पी के बाद आर नहीं है हटा दो, पी के बाद आर नहीं है हटा दो, पी के बाद आर नहीं है हटा दो। देयर इज ओनली वन ऑप्शन, ए इज द राइट आंसर। तो कहीं ना कहीं हम ये अप्रोच भी यूज कर सकते हैं एनडीए में। ए आंसर है, बिल्कुल ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट। अब है पैरा जंबल टाइप 3। तो देखिए टाइप 1 हो गया, पहली अप्रोच क्या है ध्यान रखिएगा, दूसरी अप्रोच क्या है ध्यान रखिएगा। आपके पास 2-2.5 महीने हैं तो एनडीए निकाल सकते हैं, और नहीं पढ़ोगे तो नहीं निकलेगा। वन थिंग इज क्लियर, बात साफ है। अगर 2-2.5 महीने हैं यू कैन इजीली क्रैक कर सकते हो। तो ध्यान रखिए, फिर से एक बार मैं रिमाइंड करा दूं बीच में, संकल्प सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एनडीए का पूरा सिस्टमैटिक प्लानर भी है, वहाँ देख सकते हैं, सिलेबस है, जीके जीएस, इंग्लिश, मैथ्स, इंग्लिश सब कुछ पढ़ा हुआ है। अभी भी नहीं पढ़े तो गलती आपकी ही होगी, ये कंफर्म है। पढ़ाई से छुटकारा चाहते हैं, आगे चल के कोर्स में नहीं उलझना चाहते हैं, बीटेक एमटेक खुद ना करें, एनडीए करा दे कितना अच्छा रहेगा और पैसे भी दे दे, लाइफ सिक्योर हो जाए, देश सेवा का मौका मिल जाए, तो एनडीए से अच्छा कुछ भी नहीं है। यूपीएससी भी नहीं है, सच बताएं तो जो आईएएस की तैयारी करते हैं वो भी नहीं है, क्योंकि इतनी कम एज में इतनी बड़ी पोस्ट पे ले जाने वाला सिर्फ एनडीए है हमारे देश में। तो ध्यान रखिए, आपके पास अगर 20 साल से पढ़ रहे हैं तो 2.5 महीने और पढ़ के देख लें, दिक्कत क्या है, ठीक है। तो आ जाइए टाइप 3 पर पहुंचते हैं। टाइप 3 क्या है कि अभी ये थोड़ा सा मिलता जुलता है। पहले प्रॉपर नाउन आएगा तो फिर कॉमन नाउन आएगा, एक तो ये वाली अप्रोच याद रखना। दूसरा
पहले किसी का नाम आएगा नाउन, तो बाद में प्रोनाउन आएगा। दूसरी अप्रोच ये याद रखना। तो दो बातें याद हैं, एक पॉइंट ये याद रखना, एक पॉइंट ये, दो बातें याद रखना, ठीक है। तो ये हमारा अप्रोच 3 है, या पैराजंबल टाइप 3 बोल दीजिए। अब ये पहले भी आप कर चुके हो, शायद रिपीट हो गया। अब इट वॉज 9 o'clock इन द इवनिंग, ये रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर से एक बार देख लेते हैं। सोहन वॉज रीडिंग, अब सोहन के लिए कहीं प्रोनाउन का यूज हुआ है। अब वो प्रोनाउन यहाँ पर भी है ही, और वो प्रोनाउन यहाँ पर भी है ही। तो आपको ये चेक करना है कि, और वो प्रोनाउन यहाँ पर भी है ही। तो एक बात साफ होगी, 1 के बाद P का यूज करें, या 1 के बाद R का यूज करें, या 1 के बाद S का यूज करें। कौन सा मीनिंगफुल है कि 1 के बाद P आएगा, R आएगा, S आएगा। इन दिस कंडीशन यू हैव टू रीड द पैसेज केयरफुली। It was 9 o'clock in the evening and Sohan was reading. At first he thought ये तो आएगा ही नहीं। Suddenly he heard faint noise, देखते हैं। When he went to, ये भी नहीं आएगा। तो मतलब 1 plus R होना जरूरी है, 1 plus R होगा बेटा। मतलब R से स्टार्टिंग, there is only one option, C is the right answer। बड़ा आसान था, पहले कर चुके हैं। यहाँ पर मैंने अप्रोच बता दिया, सोहन को इस वाली ही के साथ जोड़ा है, मैंने उसको रेड कर दिया है, तो C आंसर है। आ जाइए नेक्स्ट। गुरु इज अ प्रोफेसर, ये भी रिपीट हो गया, वही नाउन प्रोनाउन का, ये अप्रोच 3 याद रखिएगा। गुरु इज अ प्रोफेसर, गुरु का यूज हुआ है, किसी व्यक्ति का नाम है तो ही का यूज हुआ है यहाँ, और ही किसके लिए, गुरु के लिए। तो 1 plus S होना चाहिए, S से स्टार्टिंग होना चाहिए। देयर इज ओनली वन ऑप्शन, C इज द राइट आंसर। S से स्टार्टिंग यही है, तो C आंसर हो गया। ये नहीं होगा, R से स्टार्ट है, ये Q से स्टार्ट है, नहीं होगा, ये P से स्टार्ट है, नहीं होगा। तो C आंसर हो जाएगा, S से स्टार्टिंग, C इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट, बिल्कुल ठीक है, C आंसर हो गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। देयर वॉज अ बॉय नेम्ड पप्पू। अब यहाँ पर देखिए, एक किसी व्यक्ति का नाम है पप्पू। अब पप्पू के लिए यहाँ दे का यूज तो होगा नहीं, पप्पू के लिए ही का ही यूज होगा। तो ही का यूज यहाँ है, तो 1 plus R तो मुझे दिख रहा है, 1 plus R तो मुझे दिख रहा है, R से स्टार्ट तो होगा। अब R से ये भी स्टार्ट नहीं है, R से ये भी स्टार्ट नहीं है, R से ये स्टार्ट है, ये स्टार्ट है, इतना आप ध्यान रखिएगा। और एक बात मुझे और दिख रही है, दे का यूज हुआ है, तो इसके पहले कहीं प्लूरल की बात हुई है, दो व्यक्ति की बात हुई है, या प्लूरल बोल सकते हैं उसको। तो एक बात तो मुझे यहां पर दिख रहा है, ही लिव्ड विद हिज मदर, ही लिव्ड विद हिज मदर, मतलब हिज मदर ही, दो व्यक्ति हो गए। उसके लिए लिखा है दे वर वेरी पुअर। तो वन थिंग इसके लिए R plus Q होना चाहिए, R plus Q इसमें नहीं है, इसलिए हटा दो आप। R plus Q किस में है, A में है, A इज द राइट आंसर। तो दे का यूज प्लूरल के लिए यूज हुआ है, ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, A आंसर है, यहां मैंने लिख दिया है। कैसे कैसे जोड़ा है उसे मैंने रेड में कर दिया, ध्यान रखिएगा। आ जाइए। माय अंकल मोहन वेंट टू लिव इन हैमलेट। हैमलेट होता है उपगांव, जो छोटा गांव होता है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कैसे सॉल्व करना है। एक बार आप रीड करेंगे तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। 1 हमारी पहली लाइन है, माय अंकल मोहन वेंट टू लिव इन हैमलेट। P लिखा है बट इट वॉज अ वेरी लेजी पैरट। Q में लिखा है सो मोहन बॉट अ पैरट। R में लिखा है मोहन्स नेवर टोल्ड हिम दैट ही मस्ट बाय अ पैरट। S में लिखा है एवरी होम देयर हैड अ पैरट एज अ कस्टम। 6 में लिखा है द पैरट डिडंट लाइक टू स्पीक। वन थिंग इज क्लियर, 6 इज द लास्ट लाइन, 1 इज द फर्स्ट लाइन। PQRS आर स्कैटर्ड। तो हमें एक चीज यहां पर समझ आती है, यहां पर एक चीज समझ आती है। यहां लिखा है मोहन्स नेबर, ठीक है, क्या लिखा है, मोहन्स नेबर, और एक पेयर बनना है सो मोहन बॉट अ पैरट। तो मोहन का बात यहां हुआ, फिर रिलेशन बन रहा है, Q plus R का रिलेशन तो बन रहा है। Q plus R यहां नहीं है, Q plus R यहां नहीं है, Q plus R कहीं भी नहीं है। तो ये चीज नहीं सेट हो रही, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में आपको पढ़ लेना है। तो देखिए मोहन यहां भी था, माय अंकल मोहन वेंट टू लिव इन हैमलेट, मोहन्स नेवर टोल्ड हिम, ऐसे होना चाहिए। तो 1 plus R होना चाहिए, मतलब R से स्टार्ट होने वाला, R से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, A इज द राइट आंसर। तो अब मोहन की बात है, फिर मोहन्स नेबर की बात है, तो कहीं ना कहीं पेयर बन रहा है, A आपका सही आंसर है। एक बार चेक करें, A दिया है, कैसे कैसे जोड़ा है मैंने रेड कर दिया है। आ जाइए नेक्स्ट, बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए फिर से सुन लीजिए, यू कैन इजीली सॉल्व विद इन अ सेकेंड, अगर प्रैक्टिस है। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो 1 2 3 जय श्री राम, फिर करते रहिए। यही होता है कि सर मैंने तो 50 नंबर 50 क्वेश्चन थे इंग्लिश के, मैं तो 49 करके आया हूँ। अरे आप क्या करके आए, टिक तो करके आए हैं, क्या वो टिक ठीक है? जो आपने गोले भरे हैं क्या वो ठीक है?
करके आने से कुछ नहीं होता, कितने ठीक हैं ये ध्यान रखना है। पढ़िए जल्दी से फटाफट इसे। तो इसमें क्या है, राम इज ए स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन। तो यहाँ राम की अगर बात है तो कहीं ना कहीं इसका प्रोनाउन दिया है, ही यहाँ भी दिया है, ही यहाँ। तो अब या तो आर होगा वन के बाद या एस होगा। ऐसी कंडीशन में क्या है, यू हैव टू रीड द पैसेज केयरफुली। राम इज ए स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन, ही इज डूइंग रिसर्च इन कैंसर, ये होना चाहिए। ही हैज ऑलरेडी डन वेरी यूजफुल, ये होना चाहिए। तो वन थिंग इज क्लियर, 1 + R होगा भाई, 1 + R होगा, मतलब R से स्टार्ट होने वाला पैसेज आपका आंसर हो जाएगा। तो R से स्टार्ट ये भी है, R से स्टार्ट ये नहीं है, हटा दो, R से स्टार्ट ये नहीं है, हटा दो। तो एक ये है और एक ये है, R से स्टार्ट। राम इज ए स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन, ही इज डूइंग रिसर्च कैंसर, तो R से स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या होगा, ही हैज ऑलरेडी डन। तो देखिए RS होना चाहिए, मतलब दिस एडिक्शन भी दिया है, तो यहाँ एडिक्शन की बात यहाँ पर हुई है, इसका मतलब एक पेयर और मिल गया Q + 6 का। तो Q + 6 होना चाहिए, 6 तो पहले से ही लास्ट लाइन है, Q से स्टार्ट होना चाहिए, सॉरी Q से एंड होना चाहिए। तो Q से एंडिंग, R से स्टार्टिंग, एक ही तो ऑप्शन है, ए आंसर हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कहीं दिस एडिक्शन लिखा है तो एडिक्शन की बात जहां हुई है उसे पेयर में आप जोड़ सकते हैं। समझ आ गया? मैंने यहां लिखा भी है, अगर एडिक्ट की यहां बात हुई है तो दिस एडिक्शन इसलिए जुड़ गया। राम की अगर यहां बात हुई है तो ही ये वाला जुड़ेगा, ये ही नहीं जुड़ेगा। तो ए आंसर हो गया भाई, ठीक है। तो मैंने डार्क कर दिया है, जिसे नोट्स बनाने में रेड कर दिया है, कलर को चेंज कर दिया है। जब आप नोट्स बनाएंगे तो समस्या नहीं होगी, ध्यान रखिए। पैराजंबल का टाइप 4 है बेटा, टाइप 4। 3 टाइप आप सीख चुके हैं, इनको टाइप बोलिए, लॉजिक बोलिए, ट्रिक बोलिए, ये टाइप्स हैं। क्योंकि पेपर में बैठे हैं तो 4-5 बातें ध्यान रखनी है इफ यू वांट टू सॉल्व PQRS। अब यहां पर एक चीज और पूछी जाती है, मान लीजिए फर्स्टली फुल फॉर्म है और सेकेंडली क्या है, शॉर्ट फॉर्म। जैसे मेरा नाम मान लीजिए जितेंद्र सिसोदिया है, ठीक है, तो ये फुल नेम है और शॉर्ट नेम क्या बन जाएगा, सिसोदिया। तो वन थिंग इज क्लियर, पहले फुल नेम आएगा, फुल फॉर्म आएगा, फिर शॉर्ट फॉर्म आएगा। मान लीजिए अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, तो ये यहां फुल नेम हो गया और मैं बाद में शॉर्ट में यूज कर सकता हूं IMF। तो IMF बाद में आएगा, पहले आएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। क्लियर? तो पहले फुल फॉर्म होगा, फिर शॉर्ट फॉर्म होगा। तो अब यहाँ ये पैसेज है, एक इसे मीनिंगफुल बनाना है, बिखरा हुआ है। एक बार देखते हैं कैसे बनाओगे, जल्दी से एक बार इसे रीड कर लीजिए भाई। S1 देखिए, कभी कभी S1 से आ जाएगा। S1 का मतलब है पहली लाइन, S1 का मतलब है फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पैसेज, और S6 का मतलब है लास्ट लाइन ऑफ दिस पैसेज। तो बिखरा हुआ कौन है, PQRS। तो यू हैव टू मेक द मीनिंगफुल पैसेज, यू हैव टू मेक द मीनिंगफुल पैसेज। एक मीनिंगफुल पैसेज बनाना है। फर्स्टली यू हैव टू रीड द सेंटेंस केयरफुली। देखिए ऐसा नहीं कि आप जल्दबाजी करें और ऐसे ही जोड़ना शुरू कर दें। मैंने बोला पहले फुल फॉर्म आएगा, फिर शॉर्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। जैसे मेरा किसी का नाम है रवि शर्मा, तो ये फर्स्ट टाइम आएगा रवि शर्मा, लेकिन बाद में इफ यू वांट टू टॉक अबाउट रवि, फिर से आप रवि की बात करना चाहते हैं तो रवि लिखने की जरूरत नहीं है, शर्मा से काम चल जाएगा। समझ आ रहा है? जैसे NTPC है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, तो इसे फुल फॉर्म लिखेंगे नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, फिर NTPC से काम चल जाएगा, ठीक है। तो यही सिखा रहा हूं, पहले फुल फॉर्म आएगा, फिर शॉर्ट फॉर्म आएगा। तो अब इसे पढ़ेंगे। S1 पहली लाइन है, S6 हमारी लास्ट लाइन है। तो S1 में लिखा है मिस्टर शेरलॉक होम्स, ये किसी व्यक्ति का नाम है, कुछ भी हो सकता है नाम, एंड डॉक्टर वस्टन वर स्पेंडिंग अ वीकेंड इन ए यूनिवर्सिटी टाउन, ठीक है, S1 हो गया। S6 को भी एक बार हम पढ़ लें। इट वॉज क्लियर दैट समथिंग वेरी यूजुअली हैपेंड, और P में लिखा है वन इवनिंग दे रिसीव्ड अ विजिट फ्रॉम अ एक्विटेंस मिस्टर हिल्टन सॉम्स। Q में लिखा है ऑन दैट occasion he was in state of great agitation। R में लिखा है they were staying in furnished rooms close to the library। S में लिखा है Mr. Soames was a tall thin man of nervous and excitable nature। देखिए वन थिंग इज क्लियर, कहीं ना कहीं मुझे एक चीज समझ आती है, यहां मिस्टर सॉम्स मुझे दिख रहा है और कहीं ना कहीं सॉम्स की बात हुई है कहीं। मिस्टर हिल्टन सॉम्स अभी मैंने पढ़ा था, मिस्टर हिल्टन सॉम्स कहाँ है, हिल्टन सॉम्स आप देख लीजिए, इसका मतलब वो आपका पूरा नाम होगा,
ठीक है, वो क्या होगा, पूरा नाम। देखिए पी के अंदर लिखा है वन इवनिंग दे रिसीव्ड अ विजिट फ्रॉम एक्विंटेंस मिस्टर हिल्टन सोम्स। वन थिंग इज क्लियर, ये पूरा नाम है, बाद में सिर्फ सोम्स लिखा है, तो एक पेयर बन गया, पी पहले आएगा और एस बाद में। तो ऑप्शन देखिए, पी के बाद एस इसमें नहीं है, पी के बाद एस इसमें नहीं है, और पी के बाद एस है, रुक जाते हैं क्योंकि 4 ऑप्शन पढ़ने हैं, पी के बाद एस इसमें नहीं है। अब आपका डन हो गया कि सी एक ही ऑप्शन है, देयर इज ओनली वन ऑप्शन ओवर हियर, सी इज द राइट आंसर। तो यू कैन इजीली सॉल्व, पहले फुल फॉर्म आएगा, बाद में शॉर्ट फॉर्म आएगा। फिर से एक बार एग्जांपल समझिए, किसी का नाम है सुरेश शर्मा, ये पूरा नाम है, बाद में अगर इसी व्यक्ति की बात करना चाहते हैं तो सुरेश लिखने की जरूरत नहीं है, शर्मा से काम चल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं सी आंसर है। कैसे कैसे जोड़ा है, मिस्टर हिल्टन सोम्स को जोड़ा है मिस्टर सोम्स के साथ, तो P प्लस एस होगा, तो C इज द राइट आंसर ओवर हेयर, तो C आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए क्या लिखा है यहां पर, हमने देखें तो ये भी सॉल्व करना है। इसमें 1 दिया है, तो ये पहली लाइन है, फर्स्ट लाइन है ऑफ दिस पैसेज, फर्स्ट लाइन, और ये 6 दिया है, दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ दिस पैसेज। PQRS आर स्कैटर, PQRS बिखरे हुए हैं, तो यू हैव टू रीड केयरफुली, ऐसा नहीं है जल्दबाजी करना है, पहले ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। रानी पद्मिनी वॉज अ राजपूत क्वीन, ये पहली लाइन है, और पी में क्या लिखा है ध्यान से पढ़िएगा, पी में क्या है, अलाउद्दीन खिलजी इन्वेडेड इंडिया एंड रीच द गेट्स ऑफ चित्तौर द कैपिटल सिटी ऑफ द राजपूत, ये पी के अंदर है, और क्यू में लिखा है बट द राजपूत्स अंडर रानी पद्मिनी फॉट लाइक टाइग्रेस, आर में लिखा है खिलजी अटैक्ड चित्तौर अगेन एंड रस्ट इनटू द फोर्ट ओनली टू बी स्टंट, एस में लिखा है खिलजी डिजायर्ड टू कैप्चर चित्तौर एंड इट्स ब्यूटीफुल क्वीन रानी पद्मिनी, 6 में लिखा है द रानी एंड द अदर वुमेन had burnt themselves alive। तो वन थिंग इज क्लियर, मुझे 2 चीजें यहाँ स्पीड में मालूम चली कि खिलजी खिलजी कहीं लिखा है, तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, और कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी की बात हुई है, तो पूरा नाम ये पहले आएगा, अ शॉर्ट नेम बाद में। तो 2 ऑप्शन हो गए ना, पी के बाद या तो आर होना चाहिए या पी के बाद एस होना चाहिए। इन दिस कंडीशन आपको कुछ नहीं करना, यू हैव टू रीड द पैसेज केयरफुली, पहले पी को पढ़ें और फिर आर को पढ़ के देखें, फिर पी को पढ़ें फिर एस को पढ़ के देखें कौन सा मीनिंगफुल है, एक बार पढ़ लेते हैं, या ऑप्शन में चेक कर लो क्या पी के बाद आर है, कहीं चेक करते हैं, पी के बाद आर नहीं है, इसमें नहीं है, पी के बाद आर इसमें नहीं है, पी के बाद, अच्छा पी के बाद आर तो ऑप्शन में नहीं है, तो देखने की और पढ़ने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है पी के बाद आर। तो पी के बाद एस होगा, तो पी के बाद एस इसमें नहीं है, पी के बाद एस है, रुक जाते हैं 4 ऑप्शन पढ़ने, पी के बाद एस नहीं है, पी के बाद एस नहीं है, देयर इज ओनली वन, बी इज द राइट आंसर, पी के बाद एस देयर इज ओनली वन ऑप्शन ओवर हियर, तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। क्लियर, अलाउद्दीन खिलजी को खिलजी से जोड़ दिया है, तो पी के बाद एस चाहिए, पी के बाद एस हमारा मीनिंगफुल है, अलाउद्दीन खिलजी इन्वेडेड इंडिया एंड रीच द गेट्स ऑफ चित्तौर द कैपिटल सिटी ऑफ द राजपूत्स, खिलजी डिजायर्ड टू कैप्चर चित्तौर एंड इट्स ब्यूटीफुल क्वीन रानी पद्मिनी। तो P प्लस S, देयर इज ओनली B ऑप्शन ओवर हियर, B इज द राइट आंसर। बिल्कुल ठीक है, यहां पर हमने अगर देखें तो यहां P दिया है, P के बाद S, तो ये हो गया P के बाद S, एक ही ऑप्शन है, B आपका आंसर हो जाएगा, B इज द राइट आंसर। क्लियर, आ जाइए, पैराजंबल टाइप 5 है बेटा, 4 टाइप मैंने बोला ना, एक क्लास के अंदर पैराजंबल की सारी ट्रिक सीखे, है ना, ये थंबनेल मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पैराजंबल टाइप 5 है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं नाउन प्लस प्रोनाउन, पहले भी कई बार आ गया, पहले नाम आएगा फिर प्रोनाउन आएगा, या पहले मान लीजिए कहीं वर्ब मिल गया तो इसका सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए, और सब्जेक्ट मिल गया तो इसका वर्ब भी ढूंढ लीजिए। ये भी एक अप्रोच यूज कर सकते हैं अगर एनडीए के पेपर में बैठे हैं, किसी भी एग्जाम में बैठे हैं। ठीक, देखिए लिखा क्या है, इन लेस देन अ वीक, ये 1 है, 1 इज द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पैसेज, ये हमारी फर्स्ट लाइन है, उसके बाद PQRS 6 इज द लास्ट लाइन, तो इसमें अगर हम चेक करें इन लेस देन अ वीक, ये हमारी पहली लाइन है, और P में लिखा है द प्रोसेसर कंट्रोल्ड एक्सचेंज, Q में लिखा है हैव रिस्टोर्ड द फंक्शनिंग ऑफ, R में लिखा है विच हैड सफर्ड, S में लिखा है द टेलीकम्युनिकेशन पीपल, और 6 में लिखा है मेजर डिजास्टर। तो वन थिंग इज क्लियर, अगर हैव दिया है, अगर हैव दिया है तो एक बात मुझे साफ हो रही है, हैव क्या है, एक वर्ब है,
भाई मान लीजिए हैव आपको दिख रहा है तो एक वर्ब है, और कैसी वर्ब है ये? हैव क्या है? प्लूरल वर्ब है। भाई हैज होगा तो सिंगुलर होगा, प्लूरल, तो इसके पहले जो सब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा? वो भी प्लूरल वर्ब में होगा। तो ऐसी कौन सी लाइन रखें इस क्यू के पहले जिसमें सब्जेक्ट प्लूरल हो? भाई इन लेस देन अ वीक कोई सब्जेक्ट नहीं है, द प्रोसेसर कंट्रोल एक्सचेंज कोई सब्जेक्ट नहीं है, विच हैड सफर्ड कोई सब्जेक्ट नहीं है, द टेलीकम्युनिकेशन पीपल, पीपल इज द प्लूरल ओवर हियर। वन थिंग इज क्लियर, एस आएगा क्यू के पहले, तो एस प्लस क्यू होना चाहिए, क्योंकि पीपल के लिए ही हैव का यूज हो सकता है पूरे पैसेज में। तो एक बात क्लियर है, एस प्लस क्यू किस ऑप्शन में है? दैट इज योर आंसर। तो अगर हम चेक करें, एस प्लस क्यू यहां भी है और एस प्लस क्यू यहां नहीं है, हटा दो, एस प्लस क्यू नहीं है, हटा दो, एस प्लस क्यू यहां है, यहां। ऐसी कंडीशन में आपको यह देखना होगा कि पैसेज की शुरुआत किससे होगी। आप चेक करें, ऐसे बोले इन लेस देन अ वीक, इन लेस देन अ वीक द प्रोसेसर कंट्रोल एक्सचेंज, ये होना चाहिए। इन लेस देन अ वीक द टेली कम्युनिकेशन पीपल हैव रिस्टोर फंक्शनिंग ऑफ द प्रोसेसर, ये होना चाहिए। देखिए मुझे जो लग रहा है पढ़ने के बाद डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। एक बार चेक कर लेते हैं कि डी है, बिल्कुल ठीक है, डी आंसर है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है? यू हैव टू रीड, आपको पढ़ना होगा। देखिए बिना रीडिंग के तो काम नहीं चलने वाला, क्योंकि PQRS पैरा जंबल अरेंजमेंट, इसमें रीडिंग इसेंशियल है, मीनिंग समझ में आना चाहिए। अब देखिए बेटा, एनडीए का कोई ज़्यादा बड़ा कोर्स भी नहीं है, आपके पास 2.5-3 महीने ना आराम से क्रैक कर सकते हैं। अब इतना पढ़ लिए तो 6-7 घंटे 2.5 महीने तक और पढ़ लीजिए, फिर पढ़ना छोड़ देना, हो ही जाएगा। पढ़ना छोड़ना ही पड़ेगा, फिर तो आपको एनडीए में पढ़ना है जो डिग्री कराते हैं 3 साल की, खुद ग्रेजुएशन कराएंगे, पैसे देंगे, साथ में सम्मानित पद देंगे, देश सेवा का मौका मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये मौका ज़्यादा नहीं, 2 या 3 अटेम्प्ट मिलते हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि सर जिंदगी भर एनडीए दोगे, बहुत कम एज में होता है बेटा। एज का वीडियो देखना है तो चले जाइए प्लेलिस्ट पे देख लीजिए, ठीक है। तो जुट जाइए और बिना नोट्स बनाए बिल्कुल मत पढ़ना। कुछ बच्चे वीडियो देखते हैं, खाना खाते हुए वीडियो देख लेते, कहते टॉपिक हो गया। खाना खाते हुए पढ़ाई होती है, कहीं खड़े हुए हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, टॉपिक फिनिश हो गया, ऐसे नहीं होता भाई, ध्यान रखिएगा। आ जाइए, वन है, वन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पैसेज, ये हमारी पहली लाइन है, फर्स्ट लाइन है, और 6 लिखा है, बार बार बोल रहा हूं, ये हमारी लास्ट लाइन है। तो PQRS बिखरा हुआ है, पहली लाइन भी फिक्स है और लास्ट वाली लाइन भी फिक्स है। पढ़िए, आफ्टर एन एंटायर जनरेशन ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स, P में लिखा है द लेवल ऑफ डिप्रेशन, Q में लिखा है चिल्ड्रन सेल्फ स्टीम एंड इंडिकेटर ऑफ गुड मेंटल हेल्थ, R में लिखा है हैज वर्कड हार्ड टू इम्प्रूव इट्स, S में लिखा है इन यंग पीपल हैज स्काई रॉक्ड, 6 में लिखा है इट इज हाउ वी फील अबाउट आवर सेल्फ। वन थिंग इज क्लियर, मुझे एक बात समझ आ रही है बेटा यहाँ, और वो बात समझ आ रही है कि यहाँ पर हैज दिया है। अब हैज क्या है सबको पता है, एक वर्ब है, और ये वर्ब क्या है मैं यहाँ लिख भी रहा हूं चाहे नोट्स बनाने में, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, सिंगुलर है। तो एक बात कंफर्म होगी, इसके पहले जो भी आएगा, इसके पहले जो भी आएगा सब्जेक्ट बोलेंगे जिसे हम, तो वो सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि वर्ब और सब्जेक्ट एक जैसा होता है, इट्स अ नेचर ऑफ ग्रामर। तो हैज के पहले ऐसी कौन सी लाइन रखें जो सब्जेक्ट सिंगुलर आ जाए यहाँ? तो मुझे एक चीज दिख रही है बेटा, इसमें यहाँ लिखा है आफ्टर एन एंटायर ऑफ जनरेशन ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स। वन थिंग इज क्लियर, ऑफ के बाद कुछ भी लिखा है दैट इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ऑफ के बाद जो लिखा होता है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ऑफ के पहले जो दिया होगा वही सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। तो आफ्टर एन, एन का मतलब सिंगुलर, एंटायर जनरेशन मतलब 1 + R होना इसेंशियल है। इसका मतलब 1 तो पहली लाइन है, तो R से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन दैट इज योर आंसर। R से स्टार्ट नहीं है, हटा दो, R से स्टार्ट नहीं है, हटा दो, R से स्टार्ट नहीं है, हटा दो, R से स्टार्ट है, C इज द राइट आंसर ओवर हियर। तो बड़ा आसान है, अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब देख लें, अगर वर्ब है तो सब्जेक्ट को देख लें। C आंसर है। एक बार चेक कर लेते हैं, मैंने इसको जोड़ा है, पेयर बनाना सीखो इसके साथ, तो आंसर हो जाएगा C, C इज द राइट आंसर। वहां इंटेलिजेंसी नहीं दिखानी, मैं तो पढ़ के करूंगा, कर लो, पढ़ के कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, रीडिंग बहुत जरूरी है। लेकिन समस्या ये है कि अभी हमें जॉब चाहिए, तो जिद नहीं करना है, गलत क्वेश्चन नहीं करने हैं, रीडिंग के साथ ही करें अच्छा रहेगा, लेकिन जल्दी करना है लॉजिक के साथ करें। तो लॉजिक और रीडिंग दोनों करनी है। पहले आप लॉजिक लगाएंगे, ध्यान रखिएगा,
फिर आप रीडिंग लगाएंगे, फिर आप रीडिंग, ऐसा ना हो कि पहले पढ़ते ही चले गए। लॉजिक से क्या होगा, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। 4 ऑप्शन है, 3 खत्म या 2 भी फिनिश हो गए तो 2 बचे। ठीक है, तो ये है पैराजंबल टाइप 6। तो आप 5 टाइप सीख चुके हैं, पैराजंबल के 5 क्लियर हो गए। तो छठा अप्रोच क्या होना चाहिए पेपर में बैठकर? देखिए, एक ही क्लास में मैंने पैराजंबल का अस्तित्व मिटा दिया, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। एनडीए का एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या लिखा है, पढ़िए। बचपन में एक कहानी सुनी थी, एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। वो राजा स्ट्रांग था। अब दिक्कत हो गई, क्या बनाया आगे? तो देखिए, देयर वॉज अ किंग, पहली बार किसी व्यक्ति की बात होगी तो ए का यूज करेंगे। अगर उसी व्यक्ति की फिर से बात होगी तो ध्यान रखिए फिर ए का यूज नहीं कर सकते, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है भाई। तो ध्यान रखिए, फर्स्ट टाइम वी हैव टू यूज ए एन, बिल्कुल ठीक। सेकेंड टाइम अगर उसी व्यक्ति को रिपीट कर रहे हैं तो फिर दा का यूज होगा, इसीलिए सेकेंड वाला ठीक है। मेरे पास पेन है तो मैं यही बोलूंगा आई हैव आ पेन, क्योंकि पहली बार मैं पेन की बात कर रहा हूं, आई हैव अ पेन। लेकिन ये पेन तो नया है, अब नहीं बोलेंगे आ पेन इज न्यू, क्या बोलना पड़ेगा, दा पेन इज न्यू। क्योंकि पेन का पहले डिस्कशन हुआ तब वो पर्टिकुलर नहीं था, पेन का दोबारा डिस्कशन होगा तो पेन एक पर्टिकुलर हो जाएगा, तब बोलना पड़ेगा दा पेन इज न्यू। तो एक अप्रोच बनती है कि पहले ए एन आता है फिर दा का यूज होता है। बहुत बढ़िया अप्रोच है, पहले ए एन आता है फिर दा का यूज होता है। तो एक बात साफ होती है, ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, ए एन का नाम होता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स। फिर आता है डेफिनेट आर्टिकल, मतलब दा। तो सीधी सीधी याद रखो, फर्स्टली ए एन इज यूज्ड, आफ्टर दैट दा। पहले ए एन आएगा फिर दा आएगा। अप्रोच समझ आ गई, पहले ए एन का यूज होगा फिर दा का यूज होगा। आ जाइए भाई, बड़ा अच्छा सेंटेंस है। जहां 1 दिया है, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पैसेज, ये पहली लाइन है, और जहां 6 है ये हमारी लास्ट लाइन है। तो इसमें से आपको बताना है, जल्दी से पढ़ें क्या होगा। देखिए भाई, यहां पर एक चीज मिसिंग है, यहां ये लिखा है इट इज अ सिलिकॉन चिप। एक बार इसे पढ़ें तो अच्छा रहेगा। द कमिंग ऑफ कंप्यूटर स्पार्क द नीड फॉर रिमोटली ऑपरेटेड कंट्रोल्स। पी में दिया है इट इज अ सिलिकॉन चिप दैट इज एट द हार्ट ऑफ द रिमोट कंट्रोल। क्यू में दिया है दिस प्रोड्यूसेस एन इंफ्रारेड बीम which is made up of electromagnetic waves. R में दिया है when you press the button on the remote control the chip sets off an electronic vibrator. S में दिया है the beam carries a coded signal such as a switch on, raise, volume etc. और 6 में लिया है the code is based on binary digits. देखिए, एक बात समझ आ रहा है, बिना आर्टिकल के पैसेज नहीं हो सकते। There is no passage without article. ए एन दा तो कहीं होगा, और रूल क्या कहता है, पहले ए एन होगा फिर दा का यूज होगा। तो समझिए ध्यान से, मुझे एक बात समझ आ रही है, यहां पर लिखा है बेटा दा कोड। क्या लिखा है, दा कोड, और यहां लिखा है आ कोडेड सिग्नल। तो यहां ए है यहां दा है, तो एक पेयर यहां बन गया कि एस के बाद 6 होगा, एस के बाद 6 होगा, और 6 तो लास्ट लाइन है भाई। इसका मतलब एस से एंड होगा, एस से एंड होगा। अब एस से एंड इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसे हटा दो। एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, एटलीस्ट एक ऑप्शन तो हट गया। फिर से देखो पढ़ के, मुझे यहां एन इंफ्रारेड बीम दिख रहा है, एन इंफ्रारेड बीम, और मैंने कहीं अभी पढ़ा है दा बीम, मिल गया। तो n पहले होगा, दा बाद में, यही सिखाया है। मतलब q पहले होगा, q के बाद s चाहिए, तो q के बाद s और s से एंड, दो चीजें देख लो ऑप्शन में। q के तुरंत बाद s, q के तुरंत बाद s नहीं है, r है, हटा दो। q के तुरंत बाद s, q के तुरंत बाद s, मिल गया। और s से एंड ये है, Q के तुरंत बाद S और S से एंड। अरे अब तो 2 ऑप्शन बचे भाई, ये तो बड़ा दिक्कत हो गया। फिर से पढ़ो, इट इज आ सिलिकॉन चिप दिया है, यहां ए आर्टिकल है बेटा, यहां आ सिलिकॉन चिप, और दा चिप का कहीं डिस्कशन हुआ है बेटा, दा चिप यहां मिल गया। तो पहले ए एन होगा, वन थिंग इज पहले P आएगा, और P के बाद दा चिप किस में, फिर R आएगा। तो P प्लस R का पेयर चाहिए, S से एंड चाहिए,
Q प्लस S भी चाहिए। तो देखो Q प्लस S, S से एंड P प्लस R, एक ही तो ऑप्शन है, A इज द राइट आंसर, C भी गया। तो ये तो बड़ा आसान है। तो पहले AN होगा फिर दा का यूज होगा, ये बात याद रखिएगा। A आंसर है, मैंने लिख दिया है, ये लिखा हुआ A। और यहाँ पे चेक करें किसको किसके साथ जोड़ा है, ये भी यहाँ पर मैंने लिख दिया है। जैसे आ सिलिकॉन चिप है तो यहाँ दा चिप पेयर बन रहा है। एन इंफ्रारेड बीम है तो यहाँ दा बीम बन रहा है। अ कोडेड सिग्नल है तो दा कोड बन रहा है। तो पहले AN आएगा फिर दा आएगा, ये अप्रोच भी याद रखनी है। आ जाइए एक आसान सा पैसेज देख लीजिए, बड़ा अच्छा है, एक बार पढ़ें। ये 1 है तो पहली लाइन है, यहाँ 1 लिखा है तो ये फर्स्ट लाइन है। 6 इज द लास्ट लाइन, ये हमारी लास्ट लाइन है। तो पढ़ेंगे नेहा डिड नॉट नो व्हाट टू डू, ये हमारी फर्स्ट लाइन है जो फिक्स है। P में लिखा है द एनवलॉप फेल्ट हैवी। Q में लिखा है शी हैड फाउंड एन एनवलॉप नियर द बस स्टैंड। R में लिखा है देयर वॉज पेपर्स इनसाइड और मनी परहैप्स। S में लिखा है शी केप्ट वॉन्डरिंग व्हाट शी वॉज सपोज टू डू। और 6 में लिखा है देन शी स्लोली स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पुलिस स्टेशन नियर बाय। देखिए एक बात समझ आ रही है, द एनवलॉप लिखा है P के अंदर और एन एनवलॉप लिखा है Q के अंदर। पहले A आता है, AN फिर दा। तो वन थिंग इज क्लियर, पहले Q आएगा उसके बाद P आएगा। तो एक बार चेक करें, Q प्लस P इसमें है, Q प्लस P नहीं है हटा दो, Q प्लस P नहीं है हटा दो, Q प्लस P नहीं है हटा दो। Q प्लस P एक ही ऑप्शन है, A इज द राइट आंसर ओवर हियर। तो Q प्लस P एक ही ऑप्शन है, A आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले AN होगा फिर दा, याद रखें। आंसर A है, मैंने लिख दिया है। कैसे कैसे मैंने ज्वाइन किया है, कैसे पेयर बनाया है, द एनवलॉप के साथ एन एनवलॉप को जोड़ा है, P प्लस Q का पेयर भी बनाया है। ऐसे ध्यान रखें नोट्स बनाते समय। अब एक सेंटेंस और बहुत अच्छा, थोड़ा सा बड़ा है, देख कर डर जाओगे। तो जहां 1 लिखा है दिस इज द फर्स्ट लाइन, ये हमारी फर्स्ट लाइन है। और जहां 6 लिखा है, 6 कहां लिखा है भाई, 6 नहीं, अच्छा 6 ऊपर ही दे दिया है। अच्छा कभी कभी ऊपर ही दे देता है, ये हमारी सेकेंड लाइन है, और सेकेंड नहीं लास्ट लाइन। तो 1 इज द फर्स्ट लाइन, 6 इज द लास्ट लाइन। PQRS आर स्कैटर। एक बार पढ़ेंगे, 1 को पढ़े क्या लिखा है, अ सिंगल डिवाइस कैन हीट फ्लूइड्स विदाउट रिक्वायरिंग एन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। 6 में लिखा है बिकॉज देर इज नो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट देर इज नो रिस्क ऑफ फायर सो द सिस्टम इज सुटेबल फॉर डेंजरस एनवायरमेंट्स। P में लिखा है a heat exchanger transfer heat from the central cavity to an heater, a water heater or an industrial processor. Q में लिखा है it has a container like the crankcase of a car's engine which contains the fluid to be heated. R में लिखा है compression and friction. भाई देखिए अगर कोई मैकेनिक है ना इसे ठीक कर लेगा। At the nozzles heat the fluid so that the temperature in the central cavity rises steadily. S में लिखा है motor and pulley inside the container turn a rotor wheel which in turn forces the fluid again and again through narrow nozzles into a center cavity. देखिए देखकर तो घबरा जाओगे, लेकिन मुझे एक चीज यहाँ पर मिल रही है और वो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि पहले AN का यूज होगा, ये बात क्लियर है, और फिर दा का यूज होगा। देखिए मुझे दा कंटेनर की बात यहाँ पर दिखी, दा कंटेनर है S के अंदर, तो इसके पहले आ कंटेनर की बात भी कहीं हुई है। तो एक बार पढ़ेंगे, Q में इट हैज आ कंटेनर और दा कंटेनर यहां है। तो पहले AN आता है फिर दा, मतलब पहले Q आएगा, Q के बाद S होगा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। Q प्लस S इसमें नहीं है हटा दो, Q के बाद S इसमें नहीं है हटा दो, Q के बाद S है लेकिन रुक जाइए, 4 ऑप्शन, Q के बाद S नहीं है हटा दो, तो अब बचा क्या, C को टिक करके चले आओ। तो AN पहले होगा, दा का यूज बाद में होगा। C इज द राइट आंसर। मैंने कैसे कैसे पेयर बनाया है, आ कंटेनर को दा कंटेनर से जोड़ दिया है, मतलब Q को जोड़ा है मैंने S के साथ, Q प्लस S मैंने पेयर देखा तो आंसर टिक कर दिया। पहले AN होगा फिर दा का यूज होगा, याद रखें। अब बताइए मैंने सही बोला था, पैरा जंबल की सारी ट्रिक एक ही क्लास में। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। NDA का कोई भी पैरा जंबल 6 बातों से होकर गुजरेगा, जो 6 पॉइंट मैंने आज पढ़ा दिए PQRS के, जो आपके 24 मार्क्स 32 मार्क्स या 40 मार्क्स को कवर करेगा। NDA में 200 नंबर की इंग्लिश आती है NDA में, और इसमें से आपके मार्क्स 40 नंबर 32 नंबर 24 नंबर इजीली यू कैन गेट। तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार।